नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में आज की कड़ी में बात होगी सियासत के संघर्ष की आग में झुलसते बांग्लादेश की, साथ ही ट्रंप की टैरिफ नीति पर चले अमेरिकी अदालत के हथौड़े की। करेंगे इन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा, साथ ही इसके अलावा होंगी दुनिया भर की तमाम अहम खबरें भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमेरिकी अदालत से ट्रंप को बड़ा झटका, टैरिफ पर लगाई रोक। कहा आपातकाल कानून का इस्तेमाल कर ट्रंप ने राष्ट्रपति की शक्तियों का किया दुरुपयोग। तेजी के साथ खुले शेयर बाजार। अरबपति व्यापारी एलन मस्क ने ट्रंप प्रशासन को कहा अलविदा। व्हाइट हाउस ने की पुष्टि, 31 मई को समाप्त हो रहा था मस्क का कार्यकाल। सरकारी खर्च को कम करने की थी जिम्मेदारी। अमेरिका ने इजराइल हमास को भेजा युद्ध विराम का नया प्रस्ताव। हमास ने कहा किया जा रहा है अध्ययन। इजरायली प्रधानमंत्री ने विटकॉफ के प्रस्ताव का किया समर्थन। रूस का प्रस्तावित इस्तांबुल वार्ता पर यूक्रेन की ओर से जवाब न मिलने का आरोप। यूक्रेन का पलटवार, कहा बैठक का नहीं मिला मसौदा। रूस की 2 जून को बातचीत की पेशकश। सीरिया में 12 साल बाद अमेरिका ने फिर खोला अपना दूतावास। ट्रंप ने कुछ दिनों पहले की थी राष्ट्रपति अल शरा से मुलाकात। कतर, तुर्की और अमेरिकी कंपनियों के साथ बड़ा ऊर्जा समझौता। और आइए शुरुआत करते हैं। बांग्लादेश की सियासत में उठापटक लगातार जारी है। देश में चुनाव को लेकर अलग अलग मत नजर आए हैं। ऐसे में जापान के टोक्यो में पहुंचे मोहम्मद यूनुस ने चुनावों को लेकर बड़ी घोषणा की है। यूनुस ने घोषणा की है कि चुनाव इस साल दिसंबर से लेकर जून 2026 तक के बीच हो सकते हैं। क्या है इस चुनाव के पीछे की असल वजह और कैसे आवाम बदलेगी तमाम राजनीतिक समीकरण, देखिए इस रिपोर्ट में। आंतरिक असंतोष, सेना का दबाव, युवाओं का आंदोलन, सब मिलकर बांग्लादेश को चुनाव के रास्ते की ओर धकेल रहे हैं। लेकिन अंतरिम सरकार के मुखिया अब भी चुनाव के लिए कोई निश्चित समय नहीं बता रहे हैं। हालांकि हाल की घटनाओं के बाद चुनाव के मुद्दे पर उन्होंने अपनी जुबान तो खोली है, लेकिन ढाका में नहीं बल्कि टोक्यो में। उन्होंने घोषणा की कि देश में इस साल दिसंबर से लेकर जून 2026 के बीच कभी भी चुनाव हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव की तारीख सुधारों पर निर्भर करेगी। अगर सुधार जल्दी हो जाते हैं तो चुनाव दिसंबर 2025 में हो सकते हैं, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा जून 2026 तक। यूनुस ने जोर देकर कहा कि चुनाव हर हाल में जून 26 तक कराने ही होंगे। हालांकि ये समय सीमा वो पहले से भी देते आ रहे हैं, लेकिन इस बार फर्क इतना है कि जून 2026 से आगे नहीं बढ़ने का आश्वासन दिया है। यही वजह है कि मुख्य विपक्षी दल बीएनपी को इसमें कुछ नया नहीं लग रहा है। पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान यूनुस की समय सीमा को धुंधली तारीख और लोगों को भ्रमित करने वाला बता रहे हैं। उनका कहना है कि इससे काम नहीं चलेगा, बीएनपी को एक निश्चित रोड मैप चाहिए। बीएनपी का तर्क है कि पूर्व में कार्यवाहक सरकारें 3 महीने में ही चुनाव करवा चुकी हैं, तो आखिर 10 महीना बीत जाने के बाद भी यूनुस तारीखों का ऐलान क्यों नहीं कर रहे हैं। बीएनपी का आरोप है कि सरकार तथाकथित सुधारों के नाम पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पटरी से उतारने की कोशिश कर रही है। यूनुस की घोषणा भले ही एक समय सीमा की उम्मीद देती हो, लेकिन चुनावी तारीख तय न होना अब भी राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ा रहा है। कई राजनीतिक विश्लेषक सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये सिर्फ चुनाव टालने की रणनीति है या वास्तव में सुधार प्रक्रिया को मजबूत करने की जरूरत। सेना प्रमुख कह रहे हैं कि व्यवस्था में बड़े बदलाव का फैसला कोई लोकतांत्रिक सरकार ही ले सकती है, लेकिन यूनुस अब भी सुधार और बदलाव पर अड़े हुए हैं। तो आखिर यूनुस किसके दम पर अपनी जिद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है? क्या वो कट्टरपंथी ताकतें हैं जिनके दबाव में यूनुस पर काम करने का आरोप लगता रहता है? पिछले साल अगस्त में यूनुस ने सत्ता संभाली थी। उनका काम देश में स्थिरता लाना था, लेकिन इसके आसार अब तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, बांग्लादेशी अस्मिता से खिलवाड़,
और विरोध प्रदर्शनों का ऐसा दौर चला कि यूनुस को खुद स्वीकार करने पर मजबूर होना पड़ा कि देश युद्ध जैसी स्थिति से गुजर रहा है। तो चुनाव की समय सीमा जो है वो तय की जानी है और यही है साफ तौर पर यूनुस जो लगातार इस बात को लेकर आगे बढ़ते हुए अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि क्या अगर दिसंबर में चुनाव होता है तो क्या बड़ा फेरबदल यहां पर नजर आ सकता है। आइए इसी पर चर्चा करते हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू। सर बहुत स्वागत आपका संजय जी। और उसी के साथ सबसे पहला मेरा सवाल जो है वो आपसे यही है कि अभी जो मौजूदा स्थिति हम यहाँ पर देख रहे हैं वो साफ तौर पर किस ओर इशारा कर रही है कि अगर दिसंबर में चुनाव होता है या दिसंबर से जून तक 2026 तक अगर चुनाव होता है तो ये क्या संकेत आगे आने वाले समय के लिए दिखा रहे हैं जो यूनिस के लिए रहेंगे और उनकी नीतियों के लिए रहेंगे। देखिए, इससे दो तीन बात साफ होती है कि पिछले अगस्त से लेके अभी आप मई तक देखिए लगभग 10 महीने हो चुके हैं और किसी तरीके से कोई चुनाव की तैयारी वहां पर नहीं हो रही है। बजाय कि जो एक यूनुस समर्थित जो राजनीतिक दल है, एक नया राजनीतिक दल है जो नेशनल सिटीजन्स पार्टी जो बनी है, तो नेशनल सिटीजन्स पार्टी को एक तरीके से मोहम्मद यूनुस टाइम बाइंग एक स्पेस दे रहे हैं कि वो अपने आप को आइडियोलॉजिकली और स्ट्रक्चरली मजबूत कर पाए ताकि वो चुनाव में मजबूती के साथ उतर पाए। दूसरी बात कि वो साफ तारीख नहीं दे रहे। निश्चित रूप से बीएनपी के लीडर ने ये बात कही है कि ये अनक्लियर है और अनसर्टेन है कि दिसंबर में चुनाव कराएंगे कि जून में कराएंगे। अगर जून में कराते तो ये बात मान के चलिए कि लगभग 1 साल का समय है। तीसरी बात जो आती है कि जो सरकार अभी है वो बेसिकली अनइलेक्टेड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है। कोई किसी तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं है। पहले जो केयर टेकर की गवर्नमेंट की व्यवस्था थी संविधान के 58B आर्टिकल में, वो भी 3 महीने में चुनाव कराने की बात उसमें प्रायोजित थी। लेकिन ये बात आप मान के कि ये 1 साल 8 महीने के बाद चुनाव कराएंगे तो जितनी भी नीतियां पॉलिसीज बनाई हैं वो उनको बिना मैंडेट के ये पॉलिसीज को आगे बढ़ा रहे हैं। दरअसल बात ये है कि बांग्लादेश में अब सिविल वॉर की तरफ बांग्लादेश जा रहा है, अनरेस्ट बढ़ रहा है। आप देखिए कि वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, वो वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। इसलिए उन्होंने बीजीबी, स्वात और जो रैब है उनको डिप्लॉय कर दिया गया है सेक्रेटरीट और आसपास। इसी के साथ साथ आप ये देखिए कि बीएनपी का एक बहुत बड़ी रैली कल हुई और उसमें भी डेमोन्स्ट्रेट हुआ कि भाई चुनाव तुरंत कराए जाने चाहिए। बाकी स्टूडेंट्स हैं या रिक्शा यूनियंस हैं या आप ये कहिए कि जो रेडीमेड गारमेंट सेक्टर्स के लोग हैं वो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा। बांग्लादेश की इकोनॉमी क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो ये जो सारी स्थिति को डाइल्यूट करने के लिए एक तरीके से वो कभी दूसरे देश पर टोपी रखने का कोशिश कर रहे हैं, कभी दूसरे देश में ये बात अनाउंस कर रहे हैं कि हम दिसंबर से जून के बीच में कभी चुनाव कराएंगे। दरअसल कुछ ये जो अपनी नीतियां हैं, ये इनकी अपनी नीतियां नहीं है। इनके पीछे से जो वहां पे जमात के लोग हैं, जो बांग्लादेश की बेसिक स्पिरिट्स है उसके खिलाफ काम करने वाले लोग हैं, उनको उनके इशारों पे काम कर रहे हैं। और बड़ी बात ये है ये जो कि सपोर्ट जो शेख सिस्टम है हसीना यूनुस के पीछे संजय जी, तो ये जो सपोर्ट सिस्टम है क्या इससे ये चुनाव जीतने में और वहां की आवाम का दिल जीतने में कामयाब होंगे? लेकिन क्योंकि जब हमने स्थिति देखी है कि जब से इन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली है उसके बाद से आवाम लगातार नाखुश नजर आ रही है और इसीलिए जो प्रदर्शनों की तस्वीर है वो देश के अलग अलग कोनों में देखी जा रही है। देखिए, बात मान के चलिए कि जो के पीछे जमात खड़ी है, जमात को कभी 8% मिले नहीं, उनका सपोर्ट बेस है नहीं। अब वो नेशनल सिटीजन्स पार्टी के माध्यम से एक अलायंस क्रिएट करके एक एंटी जो हसीना फोर्सेज है उनको कंसोलिडेट करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, लेकिन जो देश की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है, सबसे पुराना राजनीतिक दल है, जो 1971 की लड़ाई में, बांग्लादेश की लड़ाई में जो शामिल था, उस पार्टी को आपने बैन कर दिया और उन पार्टीज को जो एंटी हसीना जो फोर्सेज जो एक आंदोलन के माध्यम से आए उनको आप स्पेस दे रहे हैं। तो आप डेमोक्रेसी की बात को, तो यानी डेमोक्रेटिक जो बेसिक इथोज है, वैल्यूज है, उनके साथ तो आप खिलवाड़ करने का
प्रयास कर रहे हैं। तो ये बात मान के चलिए कि ये एक तरीके से अपनी मशीनरी को इस्तेमाल करके जो राजनीतिक दल एक खड़ा किया है उसको चुनाव में फायदा देने का सारा प्रयोजन हो रहा है। ये बात बीएनपी समझ रही, जो दूसरा राजनीतिक दल है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिनके तारिक अनवर अभी बैठे हैं लंदन में, उन्होंने तारिक ने इशारा भी कर दिया कि बेसिकली टाइम बाय कर रहे हैं, क्योंकि आज अगर मैंडेट होता है, आज इलेक्शन होता है, तो बीएनपी को निश्चित रूप से इलेक्टोरल प्रोसेस में बेनिफिट होगा, वो सत्ता में आ पाएंगे। और इसी चीज को अवॉइड करने के लिए कि बीएनपी सत्ता में नहीं आए और नेशनल सिटीजन्स पार्टी जिसका वर्चस्व मोहम्मद यूनुस का जिसका वर्चस्व है और जमात का भी जिस पर वर्चस्व है, उस पॉलिटिकल पार्टी को ये सत्ता में लाने का कोशिश कर, वो जनता के स्पिरिट्स को नहीं कर। देखिए वो बात मान के चलिए, इशू बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है, कुछ स्टूडेंट्स आंदोलन खड़ा हुआ, उसके माध्यम से ये पार्टी निकल के आई, लेकिन इसका कोई स्ट्रक्चरल प्रेजेंस बेस नहीं है, कोई बांग्लादेश थ्रू आउट बांग्लादेश में अपना इनका प्रेजेंस नहीं है। तो इनके पास लेजिटिमेसी क्राइसिस बनी हुई है और आगे भी इनको खतरा है कि अगर चुनाव आज हो जाते हैं तो बीएनपी सत्ता में आ जाएगी और इनके जो सारे मंसूबे थे वो धरे के धरे रह जाएंगे। पाकिस्तान के इशारों पे काम देखें तो क्या अहम चुनौतियां जो है वो मोहम्मद यूनुस के सामने नजर आती हैं, और इसके अलावा बीएनपी की अगर हम बात करें तो उसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, क्योंकि दोनों अपने अपने खेमे को लेकर आगे बढ़ने की जो कवायद है वो लगातार तेज करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यही उनको एक सुनहरा मौका लग रहा है। देखिए, पहली बात बीएनपी की बात करें तो बीएनपी निश्चित रूप से एक बड़ा राजनीतिक दल है जो जियाउर रहमान के माध्यम से बनाया गया था, एक मिलिट्री रिजीम थे, लेकिन बीएनपी का भी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा। 2001 से 2006 में वो भी जमात के साथ अलायंस करके कट्टरवाद के रास्ते पे बांग्लादेश को धकेलने का प्रयास किया था और इसी आधार पे वहां जनता ने उनको नकार दिया गया था। बात आती है कि मोहम्मद यूनुस ने जिस तरीके से बांग्लादेश में अनरेस्ट क्रिएट किया हुआ है, केओस किया हुआ है, और जो मीडिया पे सेंसरशिप लगाया हुआ है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस पे सेंसरशिप है, बोलने की आज़ादी नहीं है, एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, आर्मी है या पुलिस है या जुडिशरी है, वो भी इनको बहुत कुछ हद तक लेजिटिमेसी नहीं दे पा रही है और कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आर्मी के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, पुलिस तो एक तरीके से सहयोग कर ही नहीं रही थी। तो इस स्थिति में मोहम्मद यूनुस को भी ये बात मान के चली कि किसी भी तरीके से एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है और कोई मैंडेट जनता का नहीं है। ये तो परिस्थितियों ने मोहम्मद यूनुस को बिठा दिया, जिसमें एक बाहरी जो ताकत थी, अमेरिका बेसिकली उनका इनके सिर पे हाथ था, और साथ ही साथ आइडियोलॉजिकली पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थित जो माइंडसेट के लोग हैं बांग्लादेश में, इनको समर्थन मिल गया तो ये बैठे हुए हैं। लेकिन बांग्लादेश में आज भी अगर न्यूट्रल, फ्री, इंक्लूसिव चुनाव होते हैं तो मोहम्मद यूनुस तो दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे, उनके जो समर्थक दल है वो भी नहीं आएंगे। ऐसी बातें हैं जो बहुत अहम अपना योगदान देती हुई नजर आ रही है, क्योंकि साफ तौर पर हमने देखा था कि जब से उनको जिम्मेदारी मिली उसके बाद किस तरह से वो चीजों को व्यवस्थित करने के लिए वो आए थे सत्ता में, लेकिन उसके बाद से लगातार जो हम देख रहे हैं कि स्थिति की ओर जाती हुई नजर आ रही है और वहां की आवाम इसीलिए लगातार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। संजय जी, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो बात करेंगे टैरिफ नीति को लेकर, कैसे ट्रंप को अब की बार वहां की अदालत ने फटकार लगाई है और क्या कुछ इसमें है, इसको लेकर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH। जब घोष बाबू को किस्मत ने जोर से टक्कर मारी, 1,60,000 का बिल आया, पर उनका चेहरा खिलखिलाया। हाँ, क्लेम भी अप्रूव हो गया ताड़ाताड़ी। कार इंश्योरेंस लेना महंगा नहीं होता है, नहीं लेना महंगा पड़ सकता है। वाह घोष बाबू, अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देख ना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया।
आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मध्य प्रदेश में स्वयं सहायता समूह की आदिवासी बहनों से मिलना हुआ। जितने समूह थे उन्होंने कहा अब तो हमारी पहचान है, हम लखपति दीदी। अपनी उड़ान है भर रही है, बादलों तक उड़ चुके, मुश्किल सफर था तय किया, नाकामियों से लड़ चुके, नए भारत की नारी है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में स्व सहायता समूहों के माध्यम से मध्य प्रदेश की महिलाएं आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बन रही हैं। अब हम मजबूर नहीं, अब आप मजदूर नहीं, हम मालिक बने हैं। नए भारत की नारी है, नए भारत की नारी। क्या जीवन पाया बहनों ने हमारे यहाँ, तो ये मातृ संस्कृति के आधार पर इस देश की पहचान है, प्रदेश की पहचान है। लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन 31 मई 2025 भोपाल। हेल्थ इंश्योरेंस को झंझट कहने वाला मिस्टर वेंकट ऐसा पलटी मारा। नो बेणु, कोई झंझट नहीं, इंश्योरेंस का क्लेम कुछ ही घंटों में पास होता है। मेरा बाईपास का था, फिर भी या फीलिंग मच बेटर बेणु। झंझट तो मेरा शैम्पू है, इंश्योरेंस नहीं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। टैरिफ नीति को लेकर ट्रंप आए दिन किसी न किसी के निशाने पर रहते हैं। अब की बार ट्रंप खुद अमेरिकी कोर्ट के निशाने पर आ गए हैं, जहां टैरिफ के फैसले पर अदालत का हथौड़ा चलने के साथ साथ कहा है कि व्यापार आधारित टैरिफ का अधिकार केवल अमेरिकी कांग्रेस के पास है, जिससे तिल मिलाए ट्रंप ने चीनी छात्रों के वीजा रद्द करने की कवायद शुरू कर दी है। क्या पड़ेगा इससे व्यवस्थाओं पर असर और क्या होगा चीनी छात्रों पर ट्रंप का अगला एक्शन, देखिए। ट्रंप के जिस टैरिफ से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया, अब खुद अमेरिका की एक अदालत ने उसकी वैधानिकता की हवा निकाल दी है। एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार पर हथौड़ा चलाते हुए ट्रंप के टैरिफ लगाने के आदेश को रद्द कर दिया है। दूसरे कार्यकाल में ट्रंप को अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। व्हाइट हाउस की सभी दलीलों को खारिज करते हुए कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के 3 जजों की बेंच ने कहा, अमेरिकी संविधान के अनुसार अन्य देशों के साथ व्यापार नियंत्रित करने का अधिकार केवल अमेरिकी कांग्रेस के पास है, न कि राष्ट्रपति के पास। अदालत ने साफ कर दिया है कि ये मामला राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। यानी कोर्ट ने ट्रंप के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट की उस व्याख्या को गलत करार दिया, जिसका हवाला देकर उन्होंने सैकड़ों देशों पर रेसिप्रोकल टैक्स थोपा था। ट्रंप प्रशासन ने अपनी दलील में 1971 में तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के कार्यकाल का हवाला दिया, जिस दौरान आपातकाल के तहत टैरिफ लगाया गया था। उस वक्त अदालत में भी उसे वैध करार दिया गया था, लेकिन अदालत ने एक न सुनी। बहरहाल ट्रंप प्रशासन के पास संघीय अदालत के फैसले को यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स ऑफ द फेडरल सर्किट में चुनौती देने के अलावा शीर्ष अदालत का विकल्प खुला है। टैरिफ पर अदालती शौक के बीच अब ट्रंप की गाज चीनी छात्रों पर गिरी। चीनी छात्रों को वीजा जारी करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े या फिर क्रिटिकल फील्ड्स में एनरोल्ड छात्रों को बख्शा नहीं जाएगा। हांगकांग के छात्रों की जांच बढ़ाने का भी निर्देश दिया गया है। एक दिन पहले ट्रंप प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए वीजा इंटरव्यू पर प्रहार किया था। विवादों में घिरे ट्रंप प्रशासन ने अरबपति कारोबारी एलन मस्क का मोह भंग होता दिखाई दे रहा है। उन्होंने ट्रंप प्रशासन द्वारा गठित किए गए डोज विभाग को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। हालांकि मस्क का कार्यकाल 31 मई तक के लिए ही निश्चित था। दरअसल कई मौकों पर मंत्रिमंडल सहयोगियों के बीच आपसी मतभेद भी सामने आते रहे हैं। यहाँ तक कि 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप के सरकारी खर्च से जुड़े विधेयक वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट की आलोचना कर सुर्खियां बटोरी थी। कहा जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन मस्क के फैसले से खासा नाराज था। दरअसल अमेरिकी संविधान के मुताबिक केवल असाधारण आपात स्थिति में ही राष्ट्रपति को सीमित अधिकार मिलते हैं, लेकिन ट्रंप के मामले में ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। अदालत के मुताबिक राष्ट्रपति की आपात स्थिति घोषित करने की वैधता तय करना कोर्ट का नहीं बल्कि कांग्रेस का अधिकार है। तो साफ तौर पर जो अदालत ने कहा है वो अपने आप में ट्रंप के लिए क्या परेशानियां खड़ी कर सकता है, या ट्रंप नीति जो लेकर आए थे ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं, क्या उसके लिए भी ये कोई बड़ी बात हो सकती है और आने वाला समय अब कैसा हो सकता है। आइए इसी पर चर्चा करते हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
संजय जी, अगला सवाल मेरा यही है, क्योंकि साफ तौर पर अभी हम जो स्थितियां देख रहे हैं, ऐसे में अब जो अदालत की तरफ से जो बात निकलकर सामने आई है, क्या इसका असर जो ट्रंप के टैरिफ है, उसकी नीति है, उस पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, पहले मैं कोर्ट के वर्डिक्ट से पहले दो बातें आपके सामने रखना चाहूंगा, दर्शकों के सामने। ये बात मान के चलिए कि जब इलेक्टोरल प्रोसेस चला, जो इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो था, उनमें दो बातें इन्होंने कही थी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और अमेरिकन फर्स्ट। और उसमें ये कहा गया था कि अमेरिका को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, माइग्रेशंस पे भी हम कंट्रोल करेंगे और बहुत सारी नीतियों को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। एक तरीके से डी ग्लोबलाइजेशन के संकेत दे रहे थे। लेकिन जैसे ही प्रेसिडेंट बने और इन्होंने इसकी तरफ आगे कदम बढ़ाए, तो ये भूल गए कि ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर से होना चाहिए, और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर से नहीं होगा तो इसमें दिक्कतें आएगी और इसमें उनको कई तरीके से रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। यानी कि मोटे तौर पे जब ट्रंप ने जो टैरिफ वॉर शुरू किया, टैरिफ को इंपोज करना शुरू किया, तो जो शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है उसका पूर्णतः उल्लंघन किया। आपने बिल्कुल करेक्ट कहा कि जो इन्होंने जो अपनी शक्ति है, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट जो है, उसको वो बेसिकली एक रेयर और एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेशनल इमरजेंसी के दौरान ही इस्तेमाल होता है। लेकिन इन्होंने कोई नेशनल इमरजेंसी नहीं थी, कोई इकोनॉमिक बड़ा क्राइसिस नहीं था, और उस एक्ट का इस्तेमाल अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट करने के लिए किया। और इसी को संज्ञान में लेते हुए जो कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, उन्होंने अपना एक वर्डिक्ट दिया कि जो कस्टम और ट्रेड का जो मामला है, जो उनसे संबंधित डिसीजन हैं, पॉलिसीज हैं, वो बेसिकली जो अमेरिका की जो कांग्रेस है उसका अपना दायित्व होता है। यानी कि जो उनकी जो कस्टम और ट्रेड कमिटीज हैं, वो इस पे पॉलिसीज बनाती है, डिसीजन लेती है, और इसमें प्रेसिडेंट को इस तरीके से अपने ऑर्डर और क्रीड जारी नहीं करने चाहिए, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन यहाँ पर फिर से उनके जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन और बाकी आते हैं कि ये अनइलेक्टेड अपॉइंटेड बाय ये या तो रिपब्लिकन प्रेसिडेंट और डेमोक्रेट प्रेसिडेंट्स के माध्यम से अपॉइंटेड लोग हैं। इस तरीके से जो एग्जीक्यूटिव पावर है प्रेसिडेंट की, उसको कर्टेल नहीं कर सकते। लेकिन ये मैंने यही बात कहा कि जो उनका शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है संविधान में, उसका फिर से ये सब उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि जो कांग्रेस का अपना दायरा है, कांग्रेस अपने दायरे में रह के इन जो महत्वपूर्ण पॉलिसीज हैं उन पे अपना डिसीजन रहता है। ये एक पहलू है। जो दूसरा राजनीतिक अभी तक जो भी डिसीजन लिए हैं, क्या अदालत के हस्तक्षेप के बाद और साफ तौर पर जो अदालत ने कहा है, क्या उससे ये ट्रंप के लिए बड़ा झटका है और आने वाले समय में इसमें हम और भी बड़े बदलाव देख पाएंगे? देखिए, इसके दो बातें हैं। पहली बात की झटका तो है ही, निश्चित रूप से जिस तरीके से वर्डिक्ट आए और हैं या बाकी जो सिविल सोसाइटीज हैं, इन्होंने बहुत सारी जगह इस जी। तो साफ तौर पर जो नज़र आ रहा है वो अपने आप में ये दिखाता है कि किस तरह से जो लगातार स्थितियां हैं वो अब ट्रंप के पक्ष में ना जाकर जो अदालत ने बात कही है वो अपने आप में बहुत बड़ा झटका ट्रंप के लिए रह सकता है। और ये साफ तौर पर नज़र भी आ रहा है, और ट्रंप की जो नीति रही है उस पर आने वाले समय में क्या कुछ होगा ये ज़रूर देखना होगा, क्योंकि इसी से आने वाले समय में जो हम ट्रेड वॉर देख रहे हैं वो किस तरह से अब वैश्विक स्तर पर इसके दूरगामी परिणाम नज़र आते हैं, इस पर सबकी नज़रें जो लगातार टिकी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। जब भी नुकसान होते तो ये नहीं कहते कि गई भैंस पानी में। तो क्या कहते मम्मी? कहते हैं अच्छा क्या मोटर इंश्योरेंस लिया, अच्छा किया हेल्थ इंश्योरेंस लिया,
अच्छा किए जो फसल का इंश्योरेंस लिए। भैंस तो पानी में जाएगी पर आपकी जमा पूंजी नहीं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश के विजनरी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की गई है, जिससे प्रदेश में महिलाएं स्वावलंबी और सशक्त बन रही हैं। इसी क्रम में सुशासन और नारी सशक्तिकरण की मिसाल लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के 300वें जन्म जयंती वर्ष के अवसर पर 31 मई को भोपाल के जम्बूरी मैदान में लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा संबोधित किया जाएगा। इस अवसर पर लोक माता को समर्पित डाक टिकट और सिक्के के विमोचन के साथ साथ इंदौर में प्रदेश की पहली मेट्रो ट्रेन सेवा एवं सतना और दतिया एयरपोर्ट का वर्चुअल लोकार्पण भी माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभ कर कमलों से होगा। राज्यपाल मंगू भाई पटेल एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गरिमामयी उपस्थिति में आइए इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। तो हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने आतंकवाद की कमर तोड़ दी। अमेरिकी वॉर एक्सपर्ट जॉन स्पेंसर ने भी भारत का लोहा माना है। जॉन स्पेंसर ने एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखकर बताया कि भारत के किन किन हथियारों ने अपनी ताकत साबित की है। साथ ही उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर ने चीन के हथियारों की कमजोरी को भी दुनिया के सामने खोल कर रख दिया है। पाकिस्तान ने चाइना में रडार से लेकर वहाँ बनी मिसाइल और अन्य हथियारों का इस्तेमाल किया था, जो भारत की जवाबी कार्रवाई में जमींदोज हो गए। अमेरिका ने इजराइल हमास को संघर्ष विराम के लिए एक नया प्रस्ताव भेजा है। हमास ने कहा प्रस्ताव पर अध्ययन किया जा रहा है। वहीं इजरायली पीएम अपने मंत्रियों के साथ इस प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। हमास के खिलाफ इजराइल का सैन्य अभियान हर बीतते दिन के साथ और तीव्र होता जा रहा है। गुरुवार को गाजा में इजरायली हमले में 44 मौतें हुई। 18 महीने से जारी विनाशकारी संघर्ष के कारण गाजा में मानवीय त्रासदी बढ़ रही है। इजराइल ने कुछ शर्तों के साथ सहायता सामग्री के ट्रकों ने गाजा में जाने की अनुमति दे दी थी। वहीं हाल ही में मध्य गाजा के एक गोदाम में खाना लेने पहुंचे लोगों में भगदड़ मच गई थी। हमास के साथ जारी संघर्ष के बीच इजराइल ने एक नई योजना की घोषणा की है। इजराइल वेस्ट बैंक पर 22 नई यहूदी बस्तियां बनाने जा रहा है। इनमें नई बस्तियां बसाना और बिना सरकारी अनुमति के पहले से निर्मित बस्तियों को वैध बनाना शामिल है। रक्षा मंत्री इजराइल कैट्ज ने कहा कि बस्तियां बसाने से गाजा पर हमारी पकड़ मजबूत होगी। बलूचों पर पाकिस्तानी सेना का कहर बदस्तूर जारी है। पहले से बलोचों की आवाज को दबाती आ रही पाकिस्तान अब बर्बर कार्रवाइयों पर उतर आई है। हालिया घटना में पाकिस्तानी आतंकवाद निरोधी विभाग ने पहले से लापता 3 लोगों की बरखान में मुठभेड़ दिखाकर हत्या कर दी है। संदिग्ध फर्जी मुठभेड़ों की इस नई रणनीति ने क्षेत्र में लोगों को आक्रोश से भर दिया है। सीरिया ने कतर, अमेरिका और तुर्की की कंपनियों के साथ $7 बिलियन के ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए। सीरिया के राष्ट्रपति भवन में अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा और सीरिया में अमेरिकी राजदूत थॉमस बैरक की मौजूदगी में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इससे 5000 मेगावाट बिजली पैदा होने की उम्मीद है।